नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार और बादल रात यानी इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो है हमारा विद्युत वीडियो से संग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न है कि भाई ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, या फिर सिद्ध कीजिए कि छायावादी कवियों में निराला छायावाद के सच्चे प्रतिनिधि कवि हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, और इसमें मुख्यतः प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निराला जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके बारे में बतानी है। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें इन विशेषताओं में हमने वैयक्तिकता को पढ़ा, वैयक्तिकता के बाद में हमने प्रकृति का चैतन्यकरण इसके बारे में पढ़ा उदाहरण सहित। उसके बाद में मानवता को देखा, मानवता विषय जो बिंदु है उसके ऊपर हमने चर्चा की, और बाकी आगे की विशेषता हमने रहस्यात्मकता का भी वर्णन है वो किया था या इसको पढ़ा था। तो अब हम अगली विशेषता देखते हैं, पांचवी विशेषता नारी भावना। नारी भावना और प्रणयानुभूति। प्यारे विद्यार्थियों, इस बिंदु में नारी भावना और प्रणयानुभूति के संदर्भ में हम बात करें तो छायावादी जो काव्य है उसमें सौंदर्य के रूप में प्रणयानुभूति का काव्य हम कह सकते हैं, या छायावादी सौंदर्य का एक तरह से प्रणयानुभूति का काव्य है। छायावाद सौंदर्य का प्रणयानुभूति का काव्य है, और इसमें प्रेम का जो मासल चित्रण किया गया है। ठीक है, तो छायावाद क्या है, एक तो ये प्रणयानुभूति का काव्य है, और इसमें प्रेम का मांसल चित्रण किया गया है। और बात करें तो इसमें जो वासना का जो संस्कार है वो वासना का जो स्वरूप है वो संस्कारित है। ठीक है, प्रेम में जो वासना है वो भी संस्कारित वासना है, और वह त्याग और पावन प्रेम का स्वरूप है। ये जो वासना है, वासना भी संस्कारित रूप में त्याग व पावन प्रेम का स्वरूप है। छायावादी काव्य में, निराला जी के काव्य में जो है प्रेम का जो चित्रण किया गया है उसमें वासना भी संस्कारित रूप में त्याग और पावन प्रेम का स्वरूप है, या इस रूप में चित्रित की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, निराला जी के काव्य में भी जो एक प्रेम का जो उदात्त रूप होता है, प्रेम का जो पवित्र रूप होता है, उसके दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। निराला जी के काव्य में भी पवित्र प्रेम का चित्रण किया गया है, या इसका प्रकाश विद्यमान है, और इसके साथ साथ वह नेत्रों को वो पावन करने का संदेश देता है। यानी इसमें निराला जी के काव्य में जो प्रेम है, निराला जी के काव्य में जो प्रेम है, काव्य में प्रेम नेत्रों को पवित्र करता है, पवित्र करने वाला है, न कि चंचल। इनका सात्विक प्रेम है, वो चंचल प्रेम नहीं है, या नेत्रों को चंचल नहीं करता, अपितु पवित्र करने वाला प्रेम है। निराला जी ने अपनी प्रणयानुभूति को इन पंक्तियों में लिखा है। प्रणयानुभूति को इन पंक्तियों में
चित्रित किया है। ये पंक्तियां देखिए कि प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो, प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो, उड़ उड़ के हीरों के हार, उड़ उड़ के हीरों के हार, गूंथे हुए प्राणियों को, गूंथे हुए प्राणियों को गूंथे न कभी सदा संसार, गूंथे न कभी कि प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो, हे प्रेम तुम सदैव ही असूत्र हो और उड़ उड़ के हीरों के हार, हृदय में धारण करने वाले हीरों के हार के समान तुम प्रेम हो, हीरों के हार के समान मूल्यवान हो या जगमगाने वाले हो। और गूंथे हुए प्राणियों को गूंथे न कभी सदा ही संसार, जो प्राणी प्रेम के बंधन में गूंथे हुए हैं उनको ये संसार कभी ना गूंथे, अर्थात उनको कभी न उलझाएं। इस प्रकार से सच्ची प्रेम भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है, प्रणयानुभूति व्यक्त हुई है। इसी प्रकार से राम की जो शक्ति पूजा है उसमें भी प्रणय भावना है। राम की शक्ति पूजा जो इनकी कविता है, काव्य है, तो राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने राम और सीता का जो प्रथम मिलन है, राम और सीता का प्रथम मिलन, उसमें एक संस्मरण के रूप में, स्मरणात्मक रूप में, एक याद के रूप में चित्रित किया है, जो नारी के प्रति एक पावन स्वरूप को प्रकट करता है। नारी के प्रति पावन स्वरूप को या पावन भाव को, नारी के प्रति पावन यानी पवित्र पावन भाव को प्रकट करता है। देखो कैसे करता है, इसमें प्रिय यामिनी जागी, प्रिय यामिनी जागी, प्रिय यामिनी जागी, अलस पंकज दृग अरुण मुख, अलस पंकज, अलस पंकज अरुण, पंकज दृग अरुण मुख, दृग मन नेत्र, दृग अरुण मुख, लाल मुख। तो इन पंक्तियों में तरुण अनुरागी, तरुण अनुरागी, दो पंक्तियां भी अगर याद रहती है तो बढ़िया है, अगर 4-5 नहीं रहती तो दो पंक्तियां तो कम से कम आप लिखेंगे ही। तन की मन की धन की हो तुम, तन की मन की धन की हो तुम, काम कामिनी नहीं कभी तुम। इन पंक्तियों में राम और सीता के प्रथम मिलन से संबंधित भाव है, प्रकट किए हैं, जो कि नारी के प्रति पावन स्वरूप को, पावन भाव को प्रकट करते हैं। कि प्रिय यामिनी जागी, रात्रि जाग रही है, आलस पंकज दृग अरुण मुख, आलस्य से भरे हुए नेत्र रूपी कमल है वो खिल रहे हैं या आलस्य से युक्त हो रहे हैं, और मुखमंडल है वो अरुण रंग का हो गया है, लाल रंग का हो गया है। तरुण अनुरागी, ये तरुण मन है, युवा जो मन है वो तुम्हारे रूप का अनुरागी है। तन की मन की धन की हो तुम तन मन और धन के समान, तन और मन और धन स्वरूप तुम ही हो।
लेकिन काम कामिनी नहीं कभी तुम काम भावना से युक्त कभी कामिनी स्त्री के रूप में तुम नहीं हो, अर्थात शुद्ध सात्विक जो प्रेम भावना है वहाँ पर चित्रित हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली विशेषता है कल्पना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं छठा, कल्पना और भावानुकूलता। कल्पना और भावानुकूलता या फिर भावुकता। निराला जी काव्य में कल्पना, निराला जी काव्य जो है कल्पना प्रधान और भावुकता प्रधान है। तो अत्यधिक कल्पना और अत्यधिक भावुकता छायावाद की विशेषता रही है, और निराला जी के काव्य में भी कल्पना और भावुकता का सुंदर मिश्रण है, और निराला जी के काव्य में दोनों विशेषता पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। प्रतिभा के धनी निराला जी के काव्य में कल्पना की असीमित अनुभूतियाँ हमें देखने को मिलती है। निराला जी के काव्य में कल्पना की असीमित अनुभूतियाँ देखने को मिलती है इनके काव्य में, और इस कारण से हम कह सकते हैं कि इनके काव्य में जो कल्पना है वो स्थिर कम गतिशील ज़्यादा है। कल्पना स्थिर कम गतिशील अधिक है। और इस कारण से क्या है, इनके काव्य में जो इन्होंने बिंब जो निरूपित किए हैं, प्रतीक जो योजना बिंब योजना है, वो एक ताजगी, सरसता, सहजता को देने वाली है। ये इनके काव्य की विशेषता है निराला जी काव्य की, कि इनके काव्य में जो बिंब निरूपित किए गए हैं, प्रतीक योजना या बिंब योजना जो निरूपित की है कल्पना के द्वारा, उसमें एक ताजगी है, एक सरसता है, एक सहजता है, एक गतिशीलता है और संश्लिष्टता है, इससे परिपूर्ण है। तो इस प्रकार से निराला जी के काव्य की विशेषता है। राम की शक्ति पूजा जो है, इनका जो काव्य राम की शक्ति पूजा, इसमें कल्पना का विराट स्वरूप भी दिखता है, विराट और स्थूल सूक्ष्म स्वरूप भी दिखता है। तो इनके काव्य में राम की शक्ति पूजा में कल्पना का विराट और सूक्ष्म स्वरूप भी दिखता है। और तुलसीदास जी नामक जो काव्य है इनका, उसमें भावुकता दिखती है। तुलसीदास जो इनकी रचना है निराला जी की, इनमें भावुकता का मिश्रण ज़्यादा है, अत्यधिक भावुकता का परिचय इन्होंने दिया है। तो तुलसीदास जो काव्य हैं, खंड काव्य हैं ये इनका, तो इसमें अत्यधिक भावुकता और कल्पनाशीलता दोनों का मिश्रण है। अत्यधिक भावुकता और कल्पनाशीलता के दर्शन हमें तुलसीदास नामक जो इनका खंड काव्य हैं इनमें देखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ दूसरा बिंदु। और अगली विशेषता है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, सातवीं विशेषता, अवसाद, नैराश्य और वेदना। इनके काव्य में अवसाद, नैराश्य, निराशा से युक्त है, और वेदना, पीड़ा, विरह जनित पीड़ा भी है, अवसाद भी है, निराशा भी है। देखिए कैसे छायावादी कवियों, जो अन्य कवि है छायावाद के, उनके समान ही निराला जी के काव्य में भी इनके छायावादी जो काव्य है, इन कविताओं में अवसाद, निराशा या नैराश्य और अत्यधिक वेदना की अनुभूति दिखाई देती है, या इनका सम्मिश्रण है। इनके काव्य में भी जैसे छायावाद के और कवियों ने भी अवसाद, निराशा और वेदना की कविताएं हैं वो लिखी है, इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों निराला जी के काव्य में भी घनीभूत वेदना, पीड़ा और इनके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये अवसाद है, निराशा है, उनका जो दर्शन है वो इनकी कविताओं में होता है या प्रतिध्वनित होता है। इनके विषाद का कारण समाज की विकृतियां हैं। और ये विषाद क्यों करते हैं, दुख क्यों करते हैं? तो विषाद का कारण क्या है? विषाद का कारण इनकी कविताओं में देख तो एक तो समाज की विकृतियां हैं, समाज की
विकृतियाँ, विसंगतियाँ, विषमताएं, इनसे वो नाराज है। तो इनके विषाद भाव का अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, ये अंध रूढ़ियाँ, इनसे ये क्या होते हैं, विषाद का भाव है इनकी कविताओं में। ये समाज में जो विकृतियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, विषमता है, अंध रूढ़ियाँ हैं, उनसे ये पीड़ित है, या उनका वो एक तरह से उनके कारण उनको विषाद का भाव वो आता है। और सरोज स्मृति, विषाद इनका गहरा है, गंभीर विषाद इनके काव्य का विषय रहा है, या गंभीर विषाद का इनके काव्य में दर्शन होते हैं, चित्रण होता है। राम की शक्ति पूजा में देखो, राम स्वयं कह रहे हैं इनके राम की शक्ति पूजा में निराशा का भाव देखो। राम की शक्ति पूजा में, इनके काव्य राम की शक्ति पूजा में राम स्वयं कहते हैं कि दिक जीवन जो सदा, दिक जीवन जो पाता, दिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध। राम स्वयं कह रहे हैं राम की शक्ति पूजा में कि दिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध, जो पाता आया ही, पाता आया ही विरोध, पाता आया ही विरोध, ये है पंक्ति। और इसमें राम की जो शक्ति पूजा, इसमें भी और सरोज स्मृति है। सरोज स्मृति में एक पंक्ति आती है, या सरोज स्मृति में तो पीड़ा वेदना है, एक पुत्री की याद है, निराला जी की पुत्री है सरोज, तो उनकी स्मृति में लिख रहे हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही कथा रही। ये पंक्तियाँ जो विषाद की पंक्तियाँ, निराशा वेदना की पंक्तियाँ हैं, तो इनमें साफ साफ लिखा हुआ है, निराला जी के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि अवसाद, निराशा और पीड़ा इनको मिली है, और ये इन्होंने अपनी कविता में उजागर किया है। तो ये दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियों में विषाद भाव बहुत अधिक रूप से जैसे बह रहा हो ऐसा लिखता है। अणिमा नामक काव्य संग्रह में भी विषाद के, निराशा के भाव व्यक्त हुए हैं। साथ ही साथ एक कविता इनकी स्नेह निर्झर, स्नेह निर्झर ये कविता है, इसमें भी इन्होंने निराशा के भाव व्यक्त हुए हैं स्नेह निर्झर कविता में कि स्नेह निर्झर बह गया, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, रेत ज्यों तन रह गया, कि स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, आम की ये डाल जो सूखी दिखी, आम की ये डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या सिकी, सिकी कहते हैं मोर को, कि अब कह रही है कि अब यहाँ पिक या सिकी नहीं आते, कह रही है अब यहाँ पिक या सिकी नहीं आते, पंक्ति में वह हूँ लिखी, पंक्ति में वह हूँ लिखी, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, आम की ये डाल जो सूखी दिखी, और कह रही है अब यहाँ पिक या सिकी नहीं आते, पंक्ति में हूँ वह लिखी, पंक्ति में हूँ यह लिखी। तो ये इन कविताओं में इनका अवसाद, निराशा और वेदना का भाव व्यक्त होता है। अगली विशेषता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं विशेषता प्रतीकात्मकता। ये आज हम पूर्ण कर लेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए प्रतीक योजना क्या है, प्रतीकात्मकता क्या है। हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर के हम अगर बात करें तो प्रतीक योजना का सुंदर प्रयोग किया। प्रतीकात्मक जो प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है काव्य में, तो आदिकाल से ये प्रतीकात्मकता है वो की प्रवृत्ति वो दिखाई देती है। ये एक प्रवृत्ति छायावाद तक आते आते प्यारे विद्यार्थियों
इसका भी जो है इसका छायावाद तक आते आते और भी अपनाई जाने लगी, प्रतीक योजना को और अधिक अपनाया जाने लगा। और निराला जी के काव्य में भी प्रतीकात्मकता है। देखिए कि उनके बाग में बहार है, कि उनके बाग में बहार है, उनके बाग में बहार देखता चला गया, देखता चला गया। ये उदाहरण याद रखने हैं आपको किसी भी प्रकार से। कैसे फूलों का उभार, कैसे फूलों का उभार देखता चला गया। तो इन पंक्तियों में ये फूल, बाग, बहार, ये प्रतीक योजना है निराला जी की। तो इसमें बाग का शरीर का प्रतीक है और फूल सुंदरी के अंग का प्रतीक है। बाग किसका प्रतीक है? बाग शरीर का प्रतीक है और फूल सुंदरी के अंगों का प्रतीक है। तो इस तरह से प्रतीक योजना है। बाग मने शरीर और फूल का मतलब सुंदरी के अंग। तो इस रूप में प्रतीक है वो दिए हैं। तो ये थी प्रतीकात्मकता, ये इनके काव्य में भी देखने को मिलती है। ये प्रतीक योजना आदिकाल से लेकर के चली आ रही है। परंपरा, प्रवृत्ति और छायावाद तक आते आते इसका खूब प्रयोग करने लगे। और निराला जी के काव्य में भी प्रतीक योजना का खूब प्रयोग निराला जी ने किया है, प्रतीकात्मकता का। इनकी पंक्तियाँ हैं कि उनके बाग में बहार, उनके बाग में बहार देखता चला गया, कैसे फूलों का उभार देखता चला गया। तो यहाँ बाग शरीर का प्रतीक है और फूल सुंदरी के अंगों का प्रतीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये बिंदु आपके हो गए। अंत में हम निष्कर्ष के तौर पर आप ध्यान से सुन लीजिए। अंत में निष्कर्ष निकालना जरूरी है इन प्रश्नों में। तो निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावादी जो काव्य हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर निराला जी के काव्य की ओर अगर हम देखें, दृष्टिपात करें, तो ये सहज रूप से या सरल रूप से हमें समझ में आ जाता है या स्पष्ट हो जाता है कि निराला जी जो यशस्वी और प्रखर छायावादी कवि हैं। निराला जी की इन विशेषताओं के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि निराला जी एक प्रखर छायावादी कवि हैं और उनके काव्य में वे सारी विशेषताएं विद्यमान है, वे सारी विशेषताएं विद्यमान है जो एक छायावादी काव्य के सामान्यतः उनको दृष्टिगोचर होते हैं या सामान्यतः आवश्यकता होती है छायावादी काव्य में। वे सारी विशेषताएं मौजूद है निराला जी के काव्य में और इन सभी विशेषताओं से निराला जी को छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि निराला जी छायावादी काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं और इन विशेषताओं से निराला जी का जो काव्य है वो एक तरह से प्रशंसनीय बन गया है और प्यारे विद्यार्थियों उल्लेखनीय बन गया है। इससे निराला जी का स्थान है वो छायावाद में सबसे महत्वपूर्ण है छायावादी कवियों में। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। व्यक्तिकता, एक बार विशेषताओं को पुनः देख लीजिए। निराला जी काव्यगत विशेषताएं व्यक्तिकता, दूसरी है प्रकृति का चैतन्यकरण, तीसरी है मानवतावाद, चौथी है रहस्यात्मकता, पांचवी है नारी भावना और प्रणयानुभूति, छठी विशेषता है कल्पना और भावुकता, सातवीं विशेषता है अवसाद, निराश्य और वेदना और आठवीं विशेषता है प्रतीकात्मकता और अंत में निष्कर्ष। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण जरूर आपको याद रखने हैं। 4 पंक्तियाँ नहीं तो कम से कम 2 पंक्तियाँ तो आप जरूर लिखें। हर एक बिंदु में जो भी उदाहरण है उनको आप ठीक प्रकार से लिखने का प्रयास करें, तभी आपका उत्तर प्रभावशाली होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी
की कविता जागो फिर एक बार और बादल राग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करना है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।